अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि आज हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 8 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इनकम टैक्स का ये न्यूमेरिकल है और पंजाब यूनिवर्सिटी की जो है एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल रहता है। इनकम टैक्स के जो है पेपर के अंदर न्यूमेरिकल नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी जो है वो हमारे लिए कंपल्सरी क्वेश्चन होता है और हमने इसको अटेम्प्ट लाजमी करना होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है प्रॉब्लम नंबर 8 है। मैं मौजूद मुगल साहब की बुक से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मौजूद मुगल साहब की बुक से इसलिए करवा रहा हूँ कि इसके टॉपिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा जो है रेलेवेंट रहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर, तो इसलिए हम इसको जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 अगेन आप लोगों को इस क्वेश्चन नंबर 8 को अटेम्प्ट करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता कि भाई इस कोई भी जो है आइटम है इनकम टैक्स एंड न्यूमेरिकल के अंदर उसको कैसे एड्रेस करना है, तो ऑब्वियसली उसके पीछे उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज हैं। जब तक आपको वो नहीं आएंगे आप न्यूमेरिकल टाइम नहीं कर सकेंगे। सो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रॉपर नाउ हाउ के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप लोग उसे क्या करें, अच्छे तरीके से समझें, रूल्स को याद करें, क्योंकि रूल्स के याद किए बिना आप न्यूमेरिकल टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलें जी आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 8 को अटेम्प्ट करते हैं। हमारे पास जैसे एज यूजुअल मैं पहले कहता हूं कि आप लोगों को करना क्या है कि प्रॉब्लम को पहले अच्छे तरीके से रीड करना है, क्योंकि आपको पता है जब तक किसी भी प्रॉब्लम को आप लोग जो है अच्छे तरीके से रीड नहीं करते आप उसको जो है अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो अच्छे सोल्यूशन के लिए जरूरी है अच्छी रीडिंग। सो जी हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8 है, इसको मैं रीड करने लगा हूं, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 8 मेरे पास सामने ओपन है, तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। पहले रीड आउट कर लेते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर जो है मिसेस जोया हसन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2022, ठीक है जी। सर ये हमारे पास जो है का ओपनिंग स्टार्टिंग जो है इंट्रो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके न्यूमेरिकल के हेडर के लिए एक, और दूसरा ये है कि इसका जो है अगर आपको जो है अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो आप सम टाइम जो है कोई मिस्टेक भी कर सकते हैं, सम टाइम इसमें जो है वो आपको कुछ रिलीफ भी मिल सकता है जो इंट्रो में दिया हो, तो इसलिए अच्छे तरीके से रीड करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी बेसिक सैलरी है, वो सैलरी का पार्ट बनता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोनस है वो भी सैलरी का पार्ट बनेगा, ठीक है जी। हाउस रेंट अलाउंस एट 50% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी हमारे पास जो दी हुई है उसका 50% जो है हम लोग ले लेंगे, हमारा हाउस रेंट अलाउंस निकल आएगा। एंटरटेनमेंट प्रोवाइड ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन, ये भी हमारा जो है वो चला जाएगा सैलरी के अंदर, ठीक है जी। लीव इनकैशमेंट एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये भी हमारा टैक्सेबल होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्यूशन फी फॉर 2 चिल्ड्रन, ठीक है जी। ये एक डायरेक्ट डिडक्शन होती है हमारे न्यूमेरिकल में, टोटल इनकम के बाद इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है जी। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल विदाउट एंटीएन, ठीक है जी। तो ये टैक्सेबल होता है, एंटीएन अगर प्रोवाइड किया जाए मेडिकल फैसिलिटी के अंदर रीइंबर्समेंट में तो फिर वो फुली एग्जाम्प्ट हो जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी फाइनल पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस फ्रॉम द अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और जैसा कि रूल्स के मुताबिक अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं रूल्स, ठीक है, क्लास अगर अच्छे तरीके से ली है रूल्स की तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा इन आइटम्स को अंडरस्टैंड करने में। कह रहा है जी फाइनल पेमेंट आपको अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की मिली है, तो अन जो है रिकग्नाइज्ड जो पीएफ होता है बच्चों वो आपका एट द टाइम ऑफ रिसीट वो फुली टैक्सेबल होता है। अब यहाँ पर जो है आपके न्यूमेरिकल में उसको 50% टैक्सेबल किया हुआ है, उसकी वजह ये है कि हाफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की और हाफ जो है वो एम्प्लॉयर की होती है, इसलिए जो है उसने यहाँ पर उसको 50% टैक्सेबल किया हुआ है। आगे मेरे पास प्रॉपर्टी इनकम है 4 लाख है। आप लोगों के लिए ये बात मैं बताता चलूं, खास तौर पे वो बच्चे अगर कोई रिपीटर है, ठीक है जी, तो वो ये जान ले कि प्रॉपर्टी इनकम जो है पहले सेपरेट ब्लॉक था, अब दोबारा से उसको नॉर्मल जो है का पार्ट बना दिया गया है कि हर साल टैक्सेस के लॉस चेंज होते हैं, हर साल आपको अपडेट करना पड़ता है, ठीक है जी। टीचर्स को भी खुद को जो है अपडेट रखना पड़ता है इन चीजों से। तो प्रॉपर्टी इनकम जो है अब दोबारा नॉर्मल स्लैब में चला गया और उसके ऊपर वही जो है डिडक्शन वगैरह भी क्लेम हुआ करेंगे आपको। प्रॉपर्टी फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस सॉरी जी प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस है, सैलरी का सैलरी का बिजनेस का पार्ट बनेगा। लॉस फ्रॉम अनदर स्पेकुलेशन बिजनेस, लॉस जो है वो सेट ऑफ होता है बिजनेस के स्पेकुलेशन का, बिजनेस का लॉस आता है तो हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। आगे गेन ऑन पब्लिक कंपनी शेयर्स है, होल्डिंग पीरियड मोर देन 2 ईयर है। गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर एक कैपिटल गेन है और ये कैपिटल गेन एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। एसबीआई है, ठीक है, 37 की सिक्योरिटी में ये फॉल करता है,
ठीक है जी। तो इसका रेट जो है ऑलमोस्ट जो है आफ्टर जो है वो 2 ईयर का सीन बन रहा है, तो 12.5% फिक्स इसका रेट पड़ेगा इसको, क्योंकि 30 जून 2013 का कॉन्टेक्स्ट है, हमें याद करना होगा वहाँ से। लॉस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी ध्यान में रख लीजिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लॉस की कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का, तो बच्चों ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। इनकम फ्रॉम टॉक डिलीवर ऑन टीवी, चाहिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, वहां पर जाएगा, ठीक है जी। तो आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है कि क्यों ये वहां पे जाएगा, क्योंकि ये किसी और अदर हेड में नहीं जा रहा, ना सैलरी है, ना प्रॉपर्टी है, गेन है, ना बिजनेस है, तो इसलिए हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। और ये ग्रॉस लिखा हुआ है, अगर ये नेट लिखा होता तो इसको हम ग्रॉस पहले कर लेते, ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ द बोनस शेयर रिसीव, बोनस शेयर अगर आप रिसीव करते हैं तो बच्चों ये हमारे पास जो है बेसिकली एक जो है एफटीआर इनकम है, जिसके ऊपर ऑलरेडी आपकी गवर्नमेंट जो है टैक्स काट चुकी होती है, ठीक है जी। तो इसलिए आपको दोबारा से टैक्स काटने की जो है वो दोबारा इनकम ऐड करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है जी। तो इसलिए जो है हम इसको इनकम का पार्ट नहीं बनाते। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास कंट्रीब्यूशन टू ग्रुप पेंशन फंड, एवरी लीफ मिलेगा आपको, आपने एक्सपेंस किया, एक्सपेंसेस के ऊपर आमतौर पर आप लीफ मांगते हैं। तो कंट्रीब्यूशन टू ग्रुप पेंशन फंड है जी, ये हमारे पास एवरी लीफ में चला जाएगा। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर पहले लीफ मिलता था, अब नहीं मिलता। नो ट्रीटमेंट पर्सनल लीगल एक्सपेंडिचर, अगेन इसके ऊपर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि इसके ऊपर पहले लीफ मिलता अब नहीं मिलता। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, एवरी लीफ मिलेगा। आप लोगों को मैंने जो है 4 एवरी लीफ पढ़ाए हुए हैं बच्चों, वो 4 एवरी लीफ अगर आपने अच्छे से याद किए हुए हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम मदर एग्जम्प्ट है जी, ठीक है। प्रीवियस ईयर एंड अनएडजस्टेबल लॉस अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ होता ही नहीं है सर। टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स फ्रॉम सैलरी, सैलरी के अंदर जो है वो सॉरी सैलरी का टैक्स पहले एडवांस काटा हुआ है, तो लास्ट में जाके क्लेम कर लेंगे। आगे जी हमारे पास रिसीव रुपीस 10 लाख एज इंश्योरेंस ऑफ आउट ऑफ सिविल कोर्ट एज इन केस ऑफ द फाइल, जो है आपने केस फाइल किया था 10 ईयर को, ठीक है, अपनी इनहेरिटेंस के ऊपर, और वो आपको मिल गया, फ्री हो गया, तो ये कैपिटल रिसीट और कैपिटल रिसीट का यहाँ पे टैक्स नहीं लगाते हम लोग। स्पेशल अलाउंस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी एग्जम्प्ट है जी, टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये एडवांस टैक्स है प्रॉपर्टी का, आप पे क्लेम कर लेंगे। सो ये क्विक रिव्यू हमारा था इसको रीड करने का। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से हम लोगों ने इसको पुट करना है अपने न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है जी। तो मेरे पास जो है न्यूमेरिकल ओपन है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है जी बेसिक सैलरी। देखिए आपको ये ख्याल रखना होगा कि न्यूमेरिकल में इसका हेडर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसका हेडर अच्छा तरीके से डिजाइन ना किया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये 1 नंबर का कंफर्म हेडर होता है, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से तैयार करना बहुत जरूरी है। तो मेरे पास जो इसका हेडर है, सबसे पहले इसका नाम आएगा जिस पर्सन का ये आप लोग बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो मिसिस जो है वो जोया, मेरे पास जो है वो मिसिस जोया सहाम जो है वो मेरे पास है वो यहाँ पर हैं, हसाम है सॉरी जी, हसाम है, मिसिस जोया हसाम है जी यहाँ पर। तो मिसिस जो है जोया हसाम जो है, और टैक्स ईयर उनका है जी 2022। टैक्स ईयर एंड कब हो रहा है? 30 जून 2020। ये जो है बेसिकली आमतौर पर जो ऐसी डेट पे एंड होता है 30 जून पे, नॉर्मल टैक्स है। उसके बाद उनका जो है रेजिडेंशियल स्टेटस लिखना आप लोगों ने, वो हम जो है आमतौर पर बाय डिफॉल्ट जो है वो रेजिडेंट ही मानते हैं इसको। और उसके बाद फिर आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। चलिए मूव ऑन करते हैं आगे, ठीक है जी। हमारे पास 1 बाय 1 जो आइटम हमारे पास आ रही हैं उनको लेके चलते जाते हैं और पुट करते जाते हैं। सबसे पहले मेरे पास है जी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में हमारे पास जो है ऑब्वियसली ये सैलरी का पार्ट होता है, तो बेसिक सैलरी हमारे पास इस वक्त आ रही है 13 लाख, तो 13 लाख आपके टैक्सेबल की कॉलम में चली जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो अमाउंट है वो है जी बोनस की। बोनस भी सैलरी होता है हमारा, ठीक है जी, वो भी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। बोनस हमारे पास आ रहा है 2 लाख। नेक्स्ट मेरे पास है जी हाउस रेंट अलाउंस।
हाउस रेंट अलाउंस है 50% आपकी बेसिक सैलरी का, यानी कि 13 लाख का 50%, 13 लाख का 50% मेरे पास हो गया जी 6 लाख आई थिंक 150,000। नेक्स्ट वन मेरे पास है जी कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस जो है वो हमारे पास है जी 1,75,000 का, ये भी सैलरी का पार्ट होता है जी, ठीक है, उनके अंडर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप मिल रहा है, ठीक है। आगे है एंटरटेनमेंट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन, ये हमारे पास एग्जाम्प्ट होती है जी। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि एंटरटेनमेंट जो है ऑफिशियल पर्पस में काम यूज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम उसको एग्जाम्प्ट कर रहे हैं। तो ऑफिशियल पर्पस में कोई भी चीज आए तो वो एग्जाम्प्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एंटरटेनमेंट के बाद ट्यूशन फी फॉर 2 चिल्ड्रन, अगेन बताता चलो 2 चिल्ड्रन का जो ये सीन है ये टोटलिंग के बाद होगा। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल, ठीक है जी, और इसका एनटीए नहीं प्रोवाइड किया। रीइंबर्समेंट जो है अगर करेंगे और आप लोग अगर जो है वो उसको नहीं प्रोवाइड करेंगे एफबीआर को उसका एनटीएन, तो फिर इसको आपको जो है वो नहीं मिलने वाला इसका जो है वो एग्जम्पशन। तो हमारे पास रीइंबर्समेंट है मेडिकल बिल की, और हमारे पास रीइंबर्समेंट मेडिकल बिल की जो आ रही है वो आ रही है तकरीबन 28,000, तो ये 28,000 आपकी सैलरी का पार्ट बना देगा वो। आ गया जी मेरे पास फाइनल पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस अनरिकग्नाइज्ड वाला, ठीक है जी, अनरिकग्नाइज्ड पीएफ हमारे पास, और इसका 50% टैक्सेबल होगा। हमारे पास जो है 1,80,000 है, और इसका 1,80,000 का जो है वो हम लोग 50% जो है वो यहाँ पे टैक्सेबल करने वाले हैं। डेट फंड इज 90,000, 90,000 हमारे पास जो है वो सैलरी का पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट वन मेरे पास है जी प्रॉपर्टी इनकम, ठीक है जी, इनकम फ्रॉम जो है वो प्रॉपर्टी में चला जाएगा। थोड़ा सा जो है वो मैं स्पेस देता हूँ ताकि वो कोई इनकम ना देंगे फ्रॉम सैलरी में से। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का यहाँ पर हम लोग हेड बना लेते हैं एक, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। हमारे पास प्रॉपर्टी इनकम यहाँ पे शो हो रही है। तो एक बात यहाँ से कंफर्म कर लीजिए कि जो बात खास तौर पे वो जो रिपीटर है कि प्रॉपर्टी को दोबारा जो है वो नॉर्मल इनकम का जो है वो पार्ट बना लिया गया है, ठीक है। इसको लास्ट ईयर हम लोगों ने सेपरेट ब्लॉक ट्रीट किया था, लेकिन इस साल हमने दोबारा इसको जो है वो नॉर्मल ट्रीट कर दिया है, और इसके ऊपर एक कंफर्म जो आपको जो है डिडक्शन मिलती है वो आपको रिपेयर अलाउंस मिलता है, जो कि 1/5 होता है अपने रेंट का। तो इसका मतलब है ये आपको इस साल मिलेगा। फिर रिपेयर अलाउंस 4 लाख का 1/5, आपके एक्चुअल एक्सपेंस जितने भी है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को जो है वो 1/5 इसका जो है रिपेयर अलाउंस मिलेगा। तो 4 लाख के ऊपर जो है वो मुझे 1/5 जो है इसका रिपेयर अलाउंस मिल रहा है, जो कि जो है वो 80,000 है। 80,000 रिपेयर अलाउंस माइनस कर दिया तो प्रॉपर्टी इनकम में चला जाएगा 3,20,000। 3,20 मेरे पास आउटर में चला गया, ठीक है जी, प्रॉपर्टी इनकम के लिहाज से। आगे चलते हैं जी, तो हमारे पास प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस में चला जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस है हमारे पास। स्पेकुलेशन बिजनेस का हमारे पास प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 1,65,000, माइनस करेंगे इसमें से लॉस जो हमारा सेट ऑफ करना है हम लोगों ने, और वो लॉस कितना है हमारे पास 98,000 का। 98,000 यहां से माइनस कर देंगे, 1,65,000 माइनस 98,000, तो मेरे पास आ गया 67,000। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, तो हमारे पास है गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर। पब्लिक कंपनी शेयर जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है सेपरेट ब्लॉक होता है। यहाँ 37A की सिक्योरिटी है, तो इसलिए इसको सेपरेट ब्लॉक ट्रीट करेंगे, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर जो है अपने न्यूमेरिकल को फर्दर एक्सटेंड कर लेते हैं। तो हमारे पास कैपिटल गेन आया है, तो कैपिटल गेन को ट्रीट कर लेते हैं। कैसे करना हम लोगों ने, 37A की सिक्योरिटी है हमारे पास,
37 की सिक्योरिटी है और उसमें एक चीज ख्याल रखिएगा, एसबीआई है सारी की सारी, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट जो है हम बाद में एंड पे करेंगे जाके। और कितनी वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास होल्डिंग पीरियड 2 के साथ 50,000 15,000 है तो टैक्सेबल, लेकिन नॉर्मल का हिस्सा नहीं बनने वाला, इसलिए क्योंकि जो है वो हमारे पास इसके ऊपर सेपरेट रेट लगना है, तो इसलिए मैं इसको जो है वो सेपरेटली जो है लास्ट में जाके ट्रीट करूंगा। नेक्स्ट है मेरे पास जी लॉस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉस सेटअप नहीं होता। इनकम फ्रॉम टास्क डिलीवर्ड ऑन टीवी, ये अदर सोर्स इनकम में जाएगा बच्चों। अदर सोर्सेज में इसको हम ले जाएंगे। अदर सोर्स में हमारे पास है इनकम फ्रॉम टास्क डिलीवर, इनकम फ्रॉम टास्क हमारे पास कितनी है जी 55,000 की 55,000। नेक्स्ट है मेरे पास फेस वैल्यू बोनस शेयर। बोनस शेयर का बच्चों हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करते, जैसे पहले कह चुका हूं कि बोनस शेयर जो है वो मेरा एक एफटीआर इनकम है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ट्रीट नहीं कर रहा। उसकी लॉजिक मैंने आपको बता दी थी कि ये एफटीआर इनकम है, इसका टैक्स पहले ही कट चुका होता है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट है मेरे पास कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड, इसके ऊपर रिलीफ मिलने वाला है। एडवांस सेविंग परचेज है, इसके ऊपर भी रहना आना। लीगल एक्सपेंडिचर है, ये भी नहीं होंगे। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस नो। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम मदर एग्जम्प्ट होते हैं, अदर सोर्स में जाएगा लेकिन एग्जम्प्ट है, ठीक है जी। ये कंफर्म कर लेना, आप लोगों ने याद कर लेना सारे जो एफटीआर वगैरह, ठीक है जी। गिफ्ट फ्रॉम मदर है मेरे पास, और ये है जी 88,000 का। नेक्स्ट है जी मेरे पास प्रीवियस ईयर अनडिस्बर्स्ड लॉस अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, नो ट्रीटमेंट। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, एडवांस टैक्स है, रसीद फीस 1 लाख, ये भी नहीं आएगा। स्पेशल अलाउंस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, ये ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए मिला हुआ स्पेशल अलाउंस है, तो इसलिए यहाँ पे इसको मैं लिख तो रहा हूँ, लेकिन जो है ये इसका ट्रीटमेंट हम लोग कोई नहीं करने वाले, यानी कि एग्जाम है ये, ठीक है। एग्जाम में लेके जाएंगे 56,000, क्योंकि ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए किया, तो इसलिए फिर उस कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इसका जो है वो हमारे पास कोई था स्पेशल चीज आती नहीं है, ठीक है। आगे जी टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, तो ये एडवांस टैक्स हो गया। नहीं जी, यहाँ पर हमारे आइटम कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो है करेंगे क्या, अपने जितने भी हेड्स हैं उनके टोटल करके उनको आउटर में ले जाएंगे सारे हेड्स का, ठीक है। जो हमारे पास वो सारे हेड्स कटिंग हो चुकी है, तो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कोई आइटम स्किप ना हो गई हो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सारी आइटम जो है आ चुकी है। 13 लाख, 2 लाख, और उसके बाद हमारे पास 6,50,000 आ गया जी, ठीक है जी। 13 लाख, 2 लाख, 1,75,000 नहीं आना था। कन्वीनियंस अलाउंस 1,75,000, ठीक है, आ गया। 6,50,000 आ गया जिसका, ठीक है जी। 75 आ गया। 35,000 नहीं आना। 2 लाख 20, ये लीव इन कैश में 2,20,000 की से इसको ऐड कर लें। लीव इन कैश में 2,20,000 जी जी, ठीक है जी। अब कंप्लीट है जी हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। तो ये हमारा टोटल जो है वो आ रहा है, तो ये हमारे पास जो है ऑलमोस्ट का टोटल जो है वो बन रहा है। टोटल हमारे पास जी, ठीक है। तो ये 26,63,000, 26,63,000 मेरे पास सैलरी का टोटल आ गया है। प्रॉपर्टी का चेक कर लें तो ये हमारे पास यही वैल्यू है, तो 3,20,000 यही ऑर्डर में चली जाएगी। इनकम फ्रॉम बिजनेस हमारे पास जो है वो 67,000 है, ये आउटर में चला जाएगा, ठीक है जी। उधर चलते हैं तो कैपिटल गेन का कुछ भी नहीं आउटर में जाना। इनकम टैक्स डिलीवर जो है हमारे पास 55,000 की यही नेट इनकम है, तो यही आउटर में चली जाएगी। तो ले जी, ये हमारे पास सारे हेड्स का जो है वो टोटल आ चुका है, ठीक है जी, जो हमारे पास इस वक्त सामने आपके, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो आगे बढ़ते हैं, इसको लेके चलते हैं। तो जी नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी सिचुएशन है वो कुछ यूँ है। सारे हेड्स का टोटल हमने लिख लिया है, अब इसको कर लेते हैं टोटल, ठीक है जी, इन सब का, ठीक है जी। 26,63,000, 3,20,000, 70,000 और जो है 55,000, इन सब का टोटल कर लेंगे। तो टोटल इनकम हमारे पास इस वक्त आ जाएगी
टोटल इनकम इस वक्त मेरे पास जो आ रही है वो आ रही है जी, बुक के मुताबिक भी और मेरे मुताबिक भी आ रही है 31,05,000 मेरे पास जो है वो इसकी इनकम है। और अब ठीक है जी, तो ये हमारे पास टोटल इनकम जो है वो आ चुकी है। तो इसमें जो है फर्दर हमारे पास नेक्स्ट है जी प्रोसीजर, टोटल इनकम जब हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है जी, हमारे पास डायरेक्ट डिडक्शंस हैं, ठीक है। इस सवाल में जो डायरेक्ट डिडक्शन दी गई थी वो हमारे पास एक ही है, ठीक है जी, और वो है जी हमारे पास लेस ट्यूशन फी। ट्यूशन फी की डिडक्शन को हमें माइनस करना है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ट्यूशन फी की डिडक्शन इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं हो पाएगी क्योंकि हमने एक लिमिटेशन पढ़ी थी कि ट्यूशन फी का जो रिलीफ है वो सिर्फ उस शख्स को मिलेगा जिसकी इनकम 15 लाख से एक्सीड नहीं करेगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो गिवन इनकम जो है वो 31,05,000 हो चुकी है, तो इसलिए जो है हम इसको ये रिलीफ नहीं देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ट्यूशन फी जो है हमारे पास नोट देने के साथ नॉट अलाउड, यदि ट्यूशन फी अलाउ नहीं है तो बच्चों यही हमारी जो है वो इनकम 31,05,000 जो है वो हमारी जो है वो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास टैक्सेबल इनकम जो है वो आ जाएगी। टैक्सेबल इनकम मेरे पास आ चुकी है। अब नेक्स्ट जो है मेरे पास क्या है जी, टैक्सेबल इनकम जो तैयार हो जाए तो जस्ट आपको इसको क्या करना है, अपने स्लैब में चेक करना है कि स्लैब के मुताबिक मेरी इनकम कितनी बनती है, ठीक है जी। तो ग्रॉस टैक्स निकालने के लिए जैसे पिछले जो क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ कि स्लैब कैसे चार्ज करते हैं, तो उसी कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से हम जो है अपना ग्रॉस टैक्स जो है वो फाइंड कर लेंगे। चलिए जी, ग्रॉस टैक्स फाइंड कर लेते हैं। तो ग्रॉस टैक्स हमारे पास जो है वो फाइंड करने के लिए स्लैब के मुताबिक 25 लाख तक जो है वो आपका जो नॉर्मल सिचुएशन है वो आपको लोगों को फिक्स जो पड़ने वाला है वो अमाउंट जो है वो 1,95,000 तो फिक्स है, ठीक है जी। एक अमाउंट ये होगी नंबर 1 पे, प्लस आप लोगों ने एक्सीडिंग अमाउंट जो है 25 लाख से जितनी ऊपर होगी, ठीक है जी, वो हमारी बन जाती है तकरीबन 6,05,000, ठीक है जी। तो उसके ऊपर हमें जो है 17.5% पड़ने वाला है, ठीक है जी। और वो कैसे निकालनी है बार बार बता चुका हूँ, इस चीज़ को ज़हन में जो है वो फिट कर लीजिए। 31,05,000 में से माइनस कर दें अपनी लिमिट को जो कि 25 लाख है, उसके बाद इसको चार्ज कर दें 17.5%। तो 17.5% देने के बाद मेरे पास जो इनकम आ रही है, ठीक है जी, टैक्स बन रहा है वो मेरा बन रहा है जी 1,05,875। तो ये मेरे पास जो है वो एक्सीडिंग अमाउंट का आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों टैक्स को जमा कर लेंगे। तो हमारे पास जो टैक्स आ गया वो हो गया जी 3,08,75। ये मेरे पास ग्रॉस टैक्स आ चुका है जी, ठीक है जी। 3,08,75 मेरे पास ग्रॉस टैक्स आ गया है। अब इसके बाद आप लोगों ने अपने रिलीफ की तरफ जाना है जो आपके पास इस सवाल में दिए हुए थे, एवरेज लीव, ठीक है जी। तो मैं लेस कर रहा हूँ इसमें से अपने एवरेज रिलीफ को। देखिए एवरेज लीव का फार्मूला आप लोगों को जो है पता है, ग्रॉस टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम इनटू अमाउंट डिविजिबल फॉर एवरेज लीव, ठीक है। तो ये चीज़ को जहन में फिट कर लीजिए कि एवरेज लीव निकालने के लिए जो जो आपके पास एवरेज लीव आए हैं, 1 आया है, 2 हैं, 3 है, 4 हैं, और ऐसा करें इन सबको एक साथ इकट्ठा कर लें ताकि आप एक साथ इनका जो है वो लीव निकाल सकें। तो मेरे पास इस सवाल के अंदर जो है एवरेज लीव जो है अप्रूव पेंशन फंड वाला आया हुआ था, ठीक है जी, उसको मैंने यहाँ पे डील करना है, ठीक है। और उसके अलावा मेरे पास जो है अप्रूव पेंशन के अलावा जो है वो यहाँ पे आई थिंक सो कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड था, और उसके अलावा जो है हेल्थ इंश्योरेंस आई थिंक सो यहाँ पर थी, ठीक है जी, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है जी बिल्कुल यहाँ पर जो है वो इस सवाल के अंदर जो है वो मैंशनड है, ठीक है। तो दो यहाँ पे रिलीफ मिलने वाले हैं आप लोगों को, उन दोनों रिलीफ्स को अपने अच्छे तरीके से देख लेना है हमें कौन कौन सा यहाँ पे रिलीफ मिलने वाला है, ठीक है। दोनों का सिस्टम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है जी, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड और हेल्थ इंश्योरेंस वाला, ठीक है। तो दोनों रिलीफ्स को यहाँ पर पहले इसकी निकालेंगे अमाउंट एडमिसिबल। फार्मूला मेरे पास सामने है, एवरी लीव का फार्मूला मेरे पास कुछ यूं था कि ग्रॉस टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने किसके साथ, अमाउंट एडमिसिबल
अमाउंट एडमिसिबल फॉर एवरेज लीव, ठीक है जी। ये फार्मूला आपको पहले भी क्लास में करवा चुका हूँ, तो आपने उसी को फॉलो करना है, ठीक है। अब उसके लिए ये चीज तो मुझे गिवन है, मुझे ये चीज फाइंड करनी है, ठीक है। तो अमाउंट एडमिसिबल फॉर एवरेज लीव जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। दो मेरे पास लीव है, दोनों का अलग अलग फाइंड कर लेंगे। एक मेरे पास है जी पेंशन फंड, ठीक है, और दूसरा मेरे पास है हेल्थ इंश्योरेंस। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड है और दूसरा मेरे पास है जी हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप लोगों को वो टेबल याद हो तो मैंने अपने नोट्स पे आपको हाईलाइट करवाया था, उस टेबल को अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लें तो आप इजीली जो है वो ये चीज को फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड का क्या स्टेटमेंट करना है और हेल्थ इंश्योरेंस का। वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड जो है वहां पे कौन सी तीन अमाउंट है। एक हमारे पास होता है एक्चुअल। अब इस सवाल के अंदर जो है कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड जो हमारे पास सवाल में दिया गया है वो अमाउंट दिया है, एक है 85,000 जो एक्चुअल अमाउंट है और दूसरा है 25% टैक्सेबल इनकम। ये दो अमाउंट्स है हमारे पास, एक 85,000 है, ठीक है जी, और इन दोनों में से जो लोअर ऑफ होगा दूसरा 20% टैक्सेबल इनकम। ऑब्वियसली 90% मैं कहता हूं कि आपके चांसेस में जो है आपका एक्चुअल ही लोअर होता है, लेकिन फिर भी हमें कंपेयर करना है। आपकी टैक्सेबल इनकम है 31,05,000, उसका ले लेंगे कितने परसेंट, 20%, ठीक है जी। 20% मैं ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 6,21,000। 6,21,000 ये कैसे आया है, इसकी वर्किंग में यहाँ पे शो कर देता हूँ। 31,05,000 मेरे पास वैल्यू है, ठीक है जी, और मैंने उसका ले लिया है 20%, एक ही अमाउंट आ गई। अब इन दोनों में से जो लोअर ऑफ होगा वो आपने इस फॉर्मूले में फिट करना है, ठीक है जी। तो लोअर ऑफ 85,000 ही है, एक ये वैल्यू आ गई। और हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर हमारे पास जो है वो अगेन इसका भी ये सीन था कि आपको करना क्या है, ज़हन में रखना है कि जैसे मैंने पेंशन फंड का निकाला है ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस को फाइंड करना है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है जी, वहां पे आप लोग पैसे देते हैं तो आप लोगों क्या है, एक तो एक्चुअल अमाउंट आ जाएगी आपकी, ठीक है जी, जो सवाल में गिवन होगी, ठीक है। जैसे इस सवाल में गिवन थी वो 65,000 मेरे पास जो है वो एक्चुअल अमाउंट आ गई, ठीक है जी, और दूसरा ये 5% किसका लेना मैंने जो है अपनी टैक्सेबल इनकम का, ठीक है जी। और मेरी टैक्सेबल इनकम जो है वो ये है मेरे पास आ रही 31,05,000, इसका हम लोगों ने जो है लेना है और वो कंपेयर के 5% लेकर मेरे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। जो सवाल में गिवन है वो है जी 1,55,250, ठीक है जी। तो इसको कंपेयर कर लेंगे इसके साथ, ठीक है। ऑब्वियसली मेरे पास जो चीज वैल्यू लोअर आ रही है वो 65,000 ही लोअर आ रहा है, ठीक है जी। तो ये 1,55,250 कहां से आया, ये बेसिकली मैं मेंशन यहां पे कर देता हूं कि आपका 31,05,000 के ऊपर हम लोगों ने लेना है 5%, ठीक है जी। तो ये मेरे पास जो है वो वैल्यू मेरे पास सामने आ गई, ये वाली, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू, एक ये भी की गई है और एक ये भी की गई है। अब इन दोनों को जो है हम लोग ऐड कर लेंगे, जो टोटल इन दोनों को पास हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। और इन दोनों को ऐड करने के बाद मेरे पास 1,50,000 की वैल्यू आ गई है, जो मैंने अमाउंट एडमिसिबल फॉर एवरेज लीव की जगह यूज करनी है, ठीक है। जो अब हम जो है इसका जो है वो फार्मूला लगा के जो है एवरेज लीव की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और अपनी ग्रॉस टैक्स में से एवरेज लीव को क्लेम कर लेते हैं। तो देखते हैं जी एवरेज लीव को किस तरह से आगे लेके चलना है, किस तरह से फाइंड करना है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, जैसे कि समझ लीजिएगा कि हमने इसको किस तरह से एड्रेस करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं अपने ग्रॉस टैक्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ जो मेरे पास आ रहा है सवाल के अंदर, ठीक है जी। ग्रॉस टैक्स मेरे पास यहाँ पे आ रहा था 3,08,75 मेरे पास जो है वो मेरे पास ग्रॉस टैक्स आ रहा है, ठीक है। इसमें से मैंने माइनस करना है अपना एवरेज लीव। याद है एवरेज लीव का फार्मूला आपके पास ये लगा हुआ है और इसमें अमाउंट एडमिसिबल फॉर एवरेज लीव मेरे पास 1,50,000 की वैल्यू है, ठीक है जी। तो अब हम फिट करते हैं इन चीजों को अपने फार्मूले के अंदर। ग्रॉस टैक्स मेरे पास है जी 3,08,75 और डिवाइड करेंगे आपके टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो कि है 31,05,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट एडमिसिबल मेरे पास कितनी आ रही है जी 1,50,000 के ऊपर, ठीक है जी। तो इससे करने से जो हमारे पास वैल्यू स्कूल के सामने आएगी उसको हम यहाँ पे जो है वो ट्रीट करेंगे। फार्मूला लगाने के बाद मेरे पास वैल्यू सामने आ रही है कैलकुलेशन के बाद, ठीक है जी। वो मेरे पास वैल्यू आ रही है जी 14,535,
ठीक है जी, 14,535 ये मेरा एवरेज लीफ निकल रहा है जो मैं क्लेम करने वाला हूँ यहाँ से। ठीक है जी, तो अब इस हम क्या करेंगे कि हम इसमें से 14,000 जो है 535 को जो है इसमें से माइनस कर लेंगे, यानी कि 14,535 यहाँ से माइनस कर लिया जाएगा एवरेज लीफ के नाम पर। ठीक है जी, जो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ रही है। ठीक है, और उसके बाद फिर मेरे पास जो नेट जो टैक्स यहाँ पे अभी तक आ रहा है वो है जी 2,86,340 340। तो ये मेरे पास अभी तक का टैक्स आ चुका है। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा, जो रिमेनिंग टैक्स है मेरे पास, जो टैक्स है वो है मेरे पास सेपरेट ब्लॉक का, वो ऐड करेंगे इसमें, जिसको हम SBI कहते हैं। और SBI यहाँ पर एक ही है और वो है मेरे पास कैपिटल गेन का। आपको मैंने सवाल में बताया था कि 37A की सिक्योरिटी जो है वो कैपिटल गेन में आती है, तो उसका मैं लिख लेता हूँ। कैपिटल गेन मेरा कितना बनता है, मैंने कहा 12.5% रेट बनेगा हमारा। ठीक है जी, और सिक्योरिटी हमारे पास 50,000 की, इसका गेन जो है 50,000 इंटू 12.5%, तो 12.5% हमारे पास ये रेट आ जाएगा। तो आ जाएगा जी 6250, सॉरी ये वाला जो है हमारा टैक्स है जो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, तो 6250 जो है हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टैक्स की वैल्यू आ रही है वो है 2,92,500। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा जो है वो 590 सॉरी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, उसके बाद फिर जो है रेस्ट ऑफ देम लास्ट में जो है ट्रीटमेंट करते हैं एज यूजुअल करते आ रहे हैं, उसमें से हमने लेस कर दे रहे हैं क्या अपने एडवांस टैक्सेस। ये आखिरी स्टेप होता है हमारे सॉल्यूशन का, एडवांस टैक्सेस। ठीक है जी, एडवांस टैक्सेस कौन से हैं जी, इनको देख लीजिएगा। एडवांस टैक्सेस में आपने एक तो अपने टैक्स पे किया था जो टॉप डिलीवर किया था टीवी शो के ऊपर, प्रॉपर्टी का टैक्स पे किया था और सैलरी का टैक्स पे किया था। ठीक है जी, तो 1 बाय 1 सारे जो है माइनस कर लेते हैं। तो जो टीवी शो के ऊपर आप लोगों ने जो है वो टैक्स जो है डिडक्ट करवा के हैं वो माइनस करेंगे। आपकी वैल्यू थी वहां पर जो है वो 55,000 की, ठीक है, सॉरी 10,000 की। ठीक है जी, और इसके ऊपर जो है वो 10% आज जो है आप क्लेम कर लेंगे जो है वो हमारे पास यहाँ पे टैक्स। ठीक है जी, सो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम टॉप डिलीवर जो है यहाँ पर इसको इंश्योर कर लीजिएगा। 10,000 का 10% का टैक्स के लिए से हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन होने लगी है, तो इसको जो है देख लेते हैं हम लोग जो है कितना हमारा टैक्स बनता है। ठीक है जी, तो आई थिंक सो यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू को मैं दोबारा चेक कर लूँ। ये आपके बुक के जो मौजूद साहब की बुक के ऊपर सोल्यूशन दिया हुआ है, इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको एक मिनट चेक कर लूँ। तो जी ये टॉप डिलीवर किया था 55,000 का, बिल्कुल जी 55,000 का टॉप डिलीवर था 55,000। ठीक है जी, इनटू करेंगे इसको 10% से, तो फिर आएगा हमारे पास 5500। आपकी बुक में जो सोल्यूशन है बच्चों उसको चेक कर लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, वहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है जी, हर साल नई बुक प्रिंट होती है तो हो जाता है एरर है, ह्यूमन एरर है, हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वहाँ पे 10,000 का 10% लिया हुआ है जो कि एक मिस्टेक है। ठीक है, 10,000 का 10% तो हमारे पास 1,000 बनता है, लेकिन आपने 55,000 का 10% लेना है। ठीक है, उस करेक्शन को ठीक कर लीजिएगा आपकी बुक के अंदर जो है। तो 5500 आपका ये आ गया। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो सैलरी का जो टैक्स काटा था आप लोगों ने, उसकी सैलरी में से एम्प्लॉयर ने। ठीक है जी, और वो तो हमारे पास जो है वो 2,49,240 9,000, ये भी माइनस हो रहा है, ये भी माइनस हो रहा है। और इसके बाद एक और टैक्स था जी हमारे पास कौन सा, प्रॉपर्टी का, तो वो भी हमारा यहाँ से क्या होगा, क्लेम होगा। प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स काटा हुआ है वो मैं क्लेम कर लूंगा, और वो था 5,000, ये भी माइनस हो जाएगा जी। इस इनकम में से हमारा जो टैक्स है इन तीनों को माइनस कर लेंगे, तो बाकी जो रेस्ट ऑफ देम बचेगा वो मेरा टैक्स जो है पेपर विद रिटर्न निकल आएगा। ठीक है जी, ये है जी हमारे पास टैक्स पेबल विद रिटर्न। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एक लेंथी क्वेश्चन था, पेपर लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है जी, और मुझे काफ़ी कट ऑफ करने पड़े इस वीडियो के अंदर। ठीक है जी, इसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी मसला है, कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप जो है वो फ्री मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी जहाँ पे शेयर कर दिया हुआ है मैंने। ठीक है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपको एज सुन एज पॉसिबल इसका जो है आंसर कर दिया जाएगा।
जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।